नमस्कार। आज हम ऑनलाइन शॉपिंग के सफ़र की गहराई से पड़ताल करेंगे। हमारे पास जो सामग्री है उसके आधार पर समझेंगे कि ये इंटरनेट से सामान खरीदने का सिलसिला ये कैसे शुरू हुआ और आज भारत में ये कहाँ तक पहुँचा है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो कहानी शुरू होती है 1990 के दशक में। हाँ 1994 में एसएसएल एन्क्रिप्शन आया, हाँ जिसने पहली बार सुरक्षित ऑनलाइन लेन देन को मुमकिन बनाया। और दिलचस्प बात यह कि पहली चीज जो ऑनलाइन बिकी वो एक म्यूजिक सीडी थी। हाँ ये वाकई में बड़ा रोचक है कि कैसे एक तकनीक मतलब एसएसएल ने एक पूरे नए बाजार का दरवाजा खोल दिया। सही बात है। और शुरुआत में जैसे आपने कहा किताबें या सीडी ऐसी मानकीकृत चीजों पर फोकस था, जिन्हें ग्राहक बिना देखे भी खरीदने में ठीक थे। हाँ, भरोसा बनाना था पहले। बिल्कुल, इसने वो शुरुआती भरोसा बनाने में काफी मदद की। अच्छा, और फिर 1995 में अमेरिका में अमेज़न और ईबे आ गए। अमेज़न ने तो किताबों से ही शुरुआत की थी ना? हाँ, किताबों से। तो भारत में इसकी दस्तक कब हुई? भारत में ये करीब 2000 के आसपास की बात है। रेडिफ शॉपिंग आया, बाजी.com। हाँ, बाजी.com, जो बाद में ईबे इंडिया बना। हाँ वही, लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा फर्क था। ज्यादातर लोग वो कैश ऑन डिलीवरी यानी सीओडी चुन रहे थे। अच्छा, सीओडी, ये तो बहुत चला। हाँ, और सीओडी सिर्फ ऑनलाइन पेमेंट पर भरोसे की कमी नहीं दिखाता या विकल्पों की कमी। इसने बल्कि भारतीय ग्राहकों को एक जरूरी सुरक्षा दी। हाँ, वो पहला कदम लेने के लिए। बिल्कुल, कि भी सामान आएगा तभी पैसे देंगे। हाँ, ये बात अलग है कि इसने लॉजिस्टिक्स कंपनियों के लिए पेमेंट कलेक्शन की एक अलग ही मुश्किल खड़ी कर दी थी। वो तो है। अच्छा, फिर 2007-8 में फ्लिपकार्ट आया। उन्होंने भी किताबों से ही शुरुआत की। हाँ, किताबों से। और फिर जल्दी ही 2009 तक मंत्रा, स्नैपडील ये सब भी मैदान में आ गए। हाँ, मुकाबला बढ़ने लगा था। यहाँ से तस्वीर तेजी से बदली है ना। 2011 से 14 के बीच वो स्मार्टफोन और 3G इंटरनेट। हाँ, उसकी पहुंच बढ़ी और फ्लिपकार्ट, अमेज़न इंडिया, स्नैपडील में तो जबरदस्त मुकाबला शुरू हो गया। सही कहा। मोबाइल ऐप्स ने सच में गेम बदल दिया। अब ऑनलाइन शॉपिंग सिर्फ कुछ खास लोगों या शहरों तक नहीं रही। सही। वो आम आदमी तक पहुंच गई। और इसने खरीदारी का तरीका भी बदला। लोग कहीं से भी कभी भी छोटे छोटे ब्रेक्स में शॉपिंग करने लगे। हाँ, वो तो है। शायद इससे थोड़ी आवेग में खरीदारी भी बढ़ी होगी। हो सकता है, बिल्कुल। और हाँ, ये जो बड़े प्लेटफॉर्म्स के बीच की होड़ थी, इसने छोटे विक्रेताओं के लिए मार्जिन का दबाव जरूर बनाया होगा। ये एक सोचने वाली बात है। फिर आया 2015 से 19 का दौर। बिग बिलियन डे, ग्रेट इंडियन सेल। ओहो, वो सेल्स। हाँ, इसने तो ऑनलाइन शॉपिंग को घर घर का इवेंट बना दिया। और साथ ही यूपीआई और डिजिटल पेमेंट्स ने भुगतान को और आसान कर दिया। ये सेल्स इवेंट्स ना, वो सिर्फ डिस्काउंट नहीं थे, वो एक तरह के कल्चरल इवेंट बन गए थे। लोग इंतजार करते थे उनका। सही। इसने ऑनलाइन खरीदारी को मुख्य धारा में लाने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई। लेकिन हाँ, दूसरी तरफ शायद इसने जरूरत और चाहत के बीच की लाइन को भी थोड़ा धुंधला किया। हाँ, गैर जरूरी खर्च शायद बढ़ा हो। इसी दौर में पेटीएम मॉल, शॉपक्लूज, आजियो जैसे भारतीय प्लेटफॉर्म्स भी आगे बढ़े। और फिर 2020 कोविड-19, उसने तो सब कुछ बदल दिया। हाँ, लॉकडाउन में लाखों लोगों ने पहली बार ऑनलाइन शॉपिंग की। किराना, दवाएं, सब कुछ। वो एक टर्निंग पॉइंट था, निर्णायक मोड़। जो डिजिटल बदलाव धीरे धीरे हो रहा था, महामारी ने उसे जबरदस्त रफ्तार दे दी। ऑनलाइन शॉपिंग अब सिर्फ सुविधा नहीं रही, जरूरत बन गई। हाँ, जरूरत बन गई। और अब हम हैं 2022-25 के दौर में। क्विक कॉमर्स, 10-30 मिनट में डिलीवरी, ये तो आम बात हो गई है। ज़ेप्टो, ब्लिंकिट। हाँ, ये नाम आप सब जानते हैं। और साथ ही ONDC जैसे नेटवर्क, वो छोटे स्थानीय दुकानों को भी ऑनलाइन ला रहे हैं। हाँ, अब फोकस स्पीड पर है, सुविधा पर है और समावेश पर भी। छोटे व्यापारियों को भी साथ लाना। हाँ, ONDC और जेम जैसी सरकारी पहले इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ये किसी एक बड़े प्लेटफॉर्म पर निर्भर नहीं है। ये खुले नेटवर्क पर आधारित है। अच्छा। ताकि छोटे व्यापारी और कारीगर भी ऑनलाइन आ सकें। अमेज़न कारीगर और फ्लिपकार्ट समर्थ भी कुछ ऐसा ही कर रहे हैं ग्रामीण कारीगरों के लिए। और AI का जिक्र। हाँ, AI का इस्तेमाल तो लगातार बढ़ रहा है। ग्राहकों को उनकी पसंद के मुताबिक चीजें दिखाने के लिए, वो पूरा अनुभव पर्सनलाइज करने के लिए। तो कुल मिलाकर देखें तो फायदे तो साफ हैं। समय बचता है, ऑफर्स मिलते हैं,
पहुंच बढ़ती है, विकल्प बहुत हैं। बिल्कुल, लेकिन हाँ कुछ चिंताएं भी हैं, जैसे कभी-कभी धोखाधड़ी का डर, क्वालिटी पहले नहीं देख पाते, या फिर रिटर्न प्रोसेस में कभी-कभी दिक्कत आती है। सही कहा, ये चुनौतियां भी हैं। तो हमने देखा कि कैसे ऑनलाइन शॉपिंग एक तकनीकी प्रयोग से शुरू हुई, भारत में सीओडी के सहारे आगे बढ़ी, फिर मोबाइल और बड़ी सेल्स के साथ मुख्य धारा में आई। कोविड ने इसे सबकी जरूरत बना दिया। हाँ, और अब ये एआई, सुपरफास्ट डिलीवरी और छोटे व्यापारियों को जोड़ने की दिशा में आगे बढ़ रही है। ये हमें एक महत्वपूर्ण सवाल पे सोचने को मजबूर करता है क्या? कि जैसे-जैसे एआई और पर्सनलाइजेशन बढ़ रहा है, क्या भविष्य में ऑनलाइन शॉपिंग पूरी तरह से हमारे लिए मतलब क्यूरेटेड अनुभवों में बदल जाएगी, जहां हमें सिर्फ वो दिखेगा जो एल्गोरिदम को लगता है कि हमें चाहिए, या फिर अपनी पसंद से कुछ नया खोजने का, चुनने का वो मानवीय पहलू, वो सेरेंडिपिटी, क्या वो बनी रहेगी? ये सोचने वाली बात है।